मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया, शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है, समास कहलाती है, कहलाती है। जैसे आप देखो ना, जैसे क्या है, संधि में क्या था, दो वर्ड मिल रहे थे, लेकिन इसमें क्या होते हैं, दो शब्द मिलते हैं, सिर्फ इतना ही अंतर है। और शब्द मिलने से आपका क्या होता है, लिखने का टाइम बचता है और जो लैंग्वेज है और सुंदर दिखती हो। तो फॉर एग्जांपल में एक देख लो, एक है यथासंभव, तो कोई बोलता है यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव। तो यथासंभव का क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ ना जैसा संभव हो, ये यही ना होता है, जैसा संभव हो, यथासंभव का जैसा संभव हो। तो आपको किसी को बोलना है कि यथासंभव, मतलब ये करना है कि जैसा संभव है वैसा करो, यानी जो कर सकते हो वो करो, जो पॉसिबल है वो करो। आप उसके लिए जैसा संभव हो वैसा, इतना बड़ा चीज न बोल के आप सिर्फ बोल सकते हैं यथासंभव। ठीक है। इससे क्या होता है, दो वर्ड थे, इसको मिलके एक, जो दो शब्द थे उनको मिलके एक शब्द बन गया। इससे इसको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, लैंग्वेज भी अच्छा लग रहा है, हमारा लिखने का भी टाइम बच रहा है, बोलने का भी टाइम बच रहा है, और लैंग्वेज भी सुंदर लग रही है। इसीलिए हम लोग को समास पढ़ना जरूरी है। और मेन है कि इससे लैंग्वेज सुंदर दिखता है, और छोटे वर्ड से और भी चीजें हैं। लैंग्वेज हमको बड़ा तो करना नहीं है, हम केवल समझने के लिए ही है। तो इसलिए समाज का बहुत जो है योगदान है लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। और इंग्लिश में भी होते हैं, तो इंग्लिश का मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तो अभी हिंदी का टर्म है, तो हिंदी का देखो। तो समाज आप लोग समझ गए ना, समाज क्या होता है। हाँ। तो अब पढ़ेंगे हम लोग समाज के भेद, इसके कितने भेद हैं। तो समाज के भेद, तो इसमें पहले समास, इसमें करने से पहले ना एक होता है, भेद बताने से पहले एक होता है उत्तर पद, और एक समास विग्रह होता है, एक समस्त पद होता है। देखो, तो समस्त पद किसे बोलते हैं, समस्त पद, इसमें दो टर्म है, इसको जानना जरूरी है समास पढ़ने से पहले। एक समस्त पद होता है, समस्त पद। तो जो अभी बोल रहे थे ना कि दो जो शब्द मिल के समास बनाते हैं, तो जो उसमें ना मिलने के बाद जो शब्द बनते हैं वो क्या होते हैं, उसी को समस्त पद बोला जाता है। जैसे था ना यथा संभव, जैसा संभव हो में क्या था, जो यथा संभव था ना वो क्या था, समस्त पद था। और क्या होता है, एक समास विग्रह होता है। समास विग्रह ये होता है ना, उन जो शब्दों से मिल के बना हुआ है उन शब्दों को अलग कर देना। ठीक है। समास विग्रह क्या होता है, जैसे देखो अभी यहाँ पे रहेगा यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव। तो इसी को आप अलग, ये समस्त पद है क्योंकि एक ही में सब जुड़ा हुआ है। और इसको जब ये अलग कर दिए, जैसा संभव है, तो क्या हो जाएगा, ये समास विग्रह हो जाएगा। जैसा, जैसा संभव हो, तो जैसा संभव, यानी ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, यही बताने को क्या बोलते हैं, समास विग्रह बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बोला है कि हस्तलिखित, क्या, जो बोला हस्तलिखित, हस्तलिखित, लिखित। अब देखो ये किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये समस्त पद है। लेकिन इसका समास विग्रह क्या है, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित मतलब कि इसका मीनिंग होता है हाथ से लिखा हुआ, रिटेन बाई हैंड, हाथ से लिखा हुआ। तो ये क्या है, ये इसका समास विग्रह है। तब समस्त पद किसको बोलेंगे, समास विग्रह किसको बोलेंगे, आप ये समझ गए ना, ये दो टर्म है। तो इसको जानना है तो मैं इसको बता दिया। फिर उसके बाद हम लोग भेद अब स्टार्ट करते हैं। तो समास के भेद हैं, वो एक एक करके सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समास के भेद, समास के भेद होते हैं, कितने भेद हैं, तो इसके मेन रूप से इसके 6 भेद हैं। तो हम लोग एक एक करके ये सबको देखते हैं। तो इसमें से जो सबसे पहला है वो है अव्ययीभाव समास है। तो पहला क्या है, सबसे पहले इसमें क्या है, अव्ययीभाव समास। आप लोगों ने कभी अपने क्लास में पढ़ा हुआ है ना, बुक में है ना, काजल, 8th और 7th की बुक में है ना। हाँ।
तो वहाँ से आप लोगों ने सुना भी होगा, तो बता दे रहे हैं, और आराम आराम से बताएंगे, जल्दी तो नहीं बताएंगे, तो अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो देखो अव्ययभाव समास किसको बोलते हैं। तो क्या होता है, जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है, और कोई बोलता है कि अव्यय क्या, प्रथम पद पहला पद कहने का मतलब जिन वो जो शब्दों में जो टूट रहा है, जिसको उसको समास वगैरह करने पर जो पहला वाला जो है, उसमें पहला वाला जो शब्द है उसके लिए बोला जाता है प्रथम पद, और जो बाद वाला है उसके लिए क्या बोला जाता है, उत्तम पद उसको बोला जाता है, या उत्तर पद। तो देखो जो अव्ययभाव समास में क्या होता है ना, प्रथम जो पद होता है अव्यय होता है। अब कोई बोले कि अव्यय क्या होता है, तो अव्यय वही जो मैंने पढ़ाया था ना, जैसे समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण, ये जो आप इंग्लिश में भी देखो इंटरजेक्शन कंजक्शन, ये जितने भी होते हैं ना अव्यय होते हैं। तो पहला पद क्या होता है उसमें, अव्यय होता है। तो इसमें देखो अव्ययभाव समास किसको बोलते हैं, तो जिस सम, जिस समास में ऐसे बोल सकती हो, जिस समास न बोल के बोलो जिस समस्त पद में, समस्त पद। और समस्त पद मतलब आप समझ रही हो ना, जो पूरा वर्ड है जो दो मिलने के बाद जो बना हुआ है, तो जिस समस्त पद में पहला पद, पहला पद अव्यय हो, अव्यय हो, अव्यय हो। अब अव्यय हो इसका मतलब क्या हुआ, अव्यय हो इसका मतलब क्या हुआ, अव्यय होने का मतलब क्या है, अव्यय हो इसका मतलब क्या है, या तो क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, ठीक है, क्रिया विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, या क्या हो आपका समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक हो, ये समुच्चय बोधक हो, या आपके वो क्या है विस्मयादि बोधक हो। ये सब जितने भी होते हैं ना, विस्मयादि बोधक ये सब जितने भी होते हैं, ये क्या है, ये अव्यय की कैटेगरी में है। तो इसको अव्यय का आप लोग देख लो, अव्यय क्या होता है, मैं सबको एक बार अलग से बताऊंगा। इसमें जो पहला पद अव्यय हो, और दूसरा पद, और दूसरे पद छोड़ो, जो पहला पद अव्यय है ना उसी की भी प्रधानता बताई जाती है, उसी की प्रधानता बताई जाती है, और उसी की, और उसी की प्रधानता, प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। उसको क्या बोलते हैं, अव्ययभाव समास बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप देखो तो यथा संभव इसी में का एग्जाम्पल है, यथा संभव, यथा संभव, ठीक है, संभव। इसमें क्या था, इसका पहला पद क्या है, यथा है, यथा। तो समास विग्रह ऐसा होता है ना इसका, समास विग्रह क्या होगा, जैसा संभव हो, यथा संभव को अभी मैंने बताया, जैसा संभव हो, जैसा संभव हो। और इसका जो पहला पद इसमें क्या है, यथा है, यथा संभव, क्या है पहला पद इसमें, यथा है, यथा। अब जैसे एक और देख लो, आमरण बोलते हैं ना, आमरण, आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, ऐसे बोलते हैं ना नेता लोग। क्या है? मरण तक यानी मृत्यु तक, मरण तक। ये समास वगैरह क्या है, मरण तक। तो इसमें पहला पद क्या है, इसमें आ है, आ है, और इसी की प्रधानता ही है, क्योंकि आमरण मतलब यही बोला जा रहा है कि मृत्यु तक, तक के लिए आए, मरण मतलब तो मरण है ही, तक के लिए वहां पे आ यूज हो रहा है, तो उसके लिए यथा विधि, एक होता है यथा विधि, यथा विधि, यथा विधि। तो यथा मतलब विधि मतलब जैसा विधि है, यानी विधि के अनुसार। सबको समझ में आ रहा है ना, विधि के अनुसार। और इसका जो प्रथम पद है क्या है, प्रथम पद इसका क्या है, यथा है, यथा। काजल आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसको जो इधर वाले जो पूरा मिले हुए, तो क्या इसका नाम क्या है, समस्त पद है। समस्त पद इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि समस्त पद किसको बोलेंगे, जिसमें पूरा मिला रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको, ये समास विग्रह है आपका, ये समास विग्रह है, विग्रह है। और ये क्या है, ये पहला पद है या प्रथम पद है, प्रथम पद है यानी पद है। तो आपसे कोई बोलेगा कि प्रथम पद, समस्त पद और समास विग्रह, तो ये भी समझ गई, और ये अव्ययभाव समास है तो ये भी समझ गई किसको अव्ययभाव समास बोलते हैं। तो इसका और भी एग्जाम्पल है, और हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप देखो इसके और एग्जाम्पल।
बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कोई बोला ना, भर पेट, भर पेट, ठीक है, भर पेट। तो इसमें देखो इसका प्रथम पद क्या है, भर है कि नहीं? हम्म। हाँ, तो ये जो ये भी है किस तरह, पेट भर के। भर पेट का क्या मतलब होता है, पेट भर के, यानी भर पेट मैंने खाना खाया, मतलब क्या, पेट भर का खाना खाया, तो ये भी अभिभाव है। तो ये क्या है, पेट भर, पेट भर, पेट भर। तो इसमें प्रथम पद क्या है, इसमें भर है, भर। फिर क्या है यहाँ पे, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन मतलब क्या, प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ, रोज, रोजाना, रोज रोज होने वाला, क्या हुआ, रोजाना। और इसमें जो प्रथम जो इसका पद है क्या है, प्रति है। तो जो प्रतिदिन हो गया, बेकसूर हो गया, बेकसूर, बेकसूर यहाँ पे। तो ये सब अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल हैं, बेकसूर भी। फिर यहाँ पे आजीवन, आजीवन होता है ना, आजीवन कारावास, आजीवन, 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 हाँ, आजीवन, जीवन भर, तो ये भी क्या है, अभिभाव है। फिर एक बोला बकायदा, या बकायदा, वो कहते हैं ना, बकायदा अच्छे से काम करो, बकायदा या मतलब कायदे के हिसाब से, अच्छे से, बकायदा। फिर एक हो गया प्रतिपल, प्रतिपल, प्रतिपल। तो आप इस सब में देख रहे हो ना, जो इसका प्रथम पद है, यानी जैसे प्रति है, जैसे बा है, फिर यहाँ पे आ है, फिर यहाँ पे बे है, फिर यहाँ पे प्रति है, फिर यहाँ पे भर है। इस इन्हीं लोग का ही इसमें क्या है, मतलब पूरा गंभीर इन्हीं लोग का इसमें कंट्रीब्यूशन है। जो पूरा जो ये वर्ड है, ये इसमें इन्हीं लोग का जो पूरा शब्द है, इसमें इन्हीं जो फ्रंट जो पार्ट है, यानी जो इसका प्रथम पद है, उसी का काफी कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि प्रति आप पल बोले, आप प्रति बोले ना, प्रतिपल, इसमें मतलब हो गया कि हर टाइम। फिर कायदा बोले तो कोई उतना नहीं निकल रहा है, कि बाकायदा बोल दिए तो सिर्फ बा आने से पूरा उसका वो हो गया कि नहीं, शब्द में। तो ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। और ये जितने भी प्रति, बे, ये जो भी है, तो ये सब अव्यय है, तो इसीलिए क्या है, अव्ययभाव समास है। तब अव्ययभाव समास को आप समझ गए, तो उसके बाद जो है तत्पुरुष समास है। तो आप लोग के बुक में हो सकता है कि बहुत सारे बुक्स में तत्पुरुष समास शायद पहले दिया होता है, तो मैं, हमें अव्ययभाव पहले याद है, अव्ययभाव मैंने बता दिया। तो अब देखो तत्पुरुष समास को देखते हैं। तो दूसरा नंबर पे क्या है, तत्पुरुष समास, आपको सबसे आना चाहिए, ऑर्डर से उतना मतलब नहीं है। तो तत्पुरुष समास देख लो, सलोनी। तत्पुरुष समास आपको समझ में आ रहा है? जो दूसरे वाले वर्ब का क्या नाम है, संदेश हो ना? चलो, तो तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं, काजल, काजल? तो तत्पुरुष समास आपने सुना है ना नाम? तो देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है, जिस समास का पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान होता है। तो जो अव्ययभाव था उसमें क्या था, उसमें प्रथम पद का ही वो प्रधानता थे। लेकिन जो तत्पुरुष समास है ना, इसमें जो दूसरा वाला जो है, जो सेकंड जो पार्ट है शब्द में, उसकी क्या होगी, उसकी प्रधानता होगी, उसकी मेजोरिटी होगी। तो आप जैसे देखो, जिस डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे, जिस, जिस समास का, जिस समास का प्रथम, प्रथम पद गौड़, गौड़ और अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद प्रधान हो, प्रधान हो। तो क्या होता है, अतत्पुरुष समास होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एंड, और क्या है, और विभक्ति चिन्ह का लोप हो। ठीक है, विभक्ति चिन्ह मतलब जैसे ने, को, ये सब जो चीजें होती हैं, जो कारक वाले जो है, उसको क्या बोलते हैं, उसको विभक्ति वाले बोलते हैं। ठीक है। और दो पदों के बीच, और दो पदों के बीच
पदों के बीच विभक्ति चिन्ह। विभक्ति मतलब जो कारक वाले जो है, ने, को, ये सब विभक्ति का, विभक्ति चिन्ह भी बोल सकते हो आप। चिन्ह, चिन्ह कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, चिन्ह का लोप हो, लोप हो, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, तो आप देखो ना, जो विभक्ति, कितने विभक्ति होती है, जैसे इसमें है ना, कितने कारक है, आपने पढ़ा ना, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ये सब मैंने पढ़ाया था ना आपको कारक में। हाँ, तो उसी तरह ना अब विभक्ति का ही लोप हुआ है, तो अलग अलग, तो ये तत्पुरुष समास के ना क्या है ना, अब उसी के हिसाब से 6 पार्ट में पूरा वो बट गए हैं। ठीक है, 6 पार्ट में बटे हुए हैं, तो इसमें क्या है, पहला जो इसमें है, जो इसका मतलब फर्स्ट जो पार्ट है, वो क्या, उसका नाम है कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष। तो आप लोग को देख लो, इसको अलग से बता दे रहे हैं, सबका बता रहे हैं एक एक, किसी में एग्जाम्पल है, तो कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष। तो अब कर्म का बताओ क्या होता है, विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने क्रिया को, ऐसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समझ रहे हो, तो हम क्या रहेगा इसमें, को का उसमें क्या हो रहा है, को छुप गया रहेगा। जैसे आप देखो, देशगत, क्या होता है, देशगत, देशगत, इसका मतलब क्या हुआ, देशगत का मतलब क्या हुआ, देश को गत। ठीक है, देश को गत, हाँ, मतलब देश को जाने वाला। फिर जैसे यहाँ पे एक है ना, स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को पाने वाला है, तो यहाँ पे क्या है, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो इन लोगों में क्या छुपा रहेगा ना, को छुप गया रहेगा, तो इसलिए क्या है, ये कर्म तत्पुरुष है। आप ये समझ रही हो ना, कर्म तत्पुरुष क्यों है। हाँ, फिर उसके बाद कर्म तत्पुरुष के बाद है जो दूसरे वाला है, वो क्या है, करण तत्पुरुष। ठीक है, क्या आएगा, करण तत्पुरुष। तो करण के लिए कौन सा साइन होता है, बताओ कौन सा चिन्ह होता है, क्या आता है, करण लेने पढ़ो, कर्ता ने कर्म को, हाथ से आता है, तो इसमें से छुपा रहेगा, इसमें से छुपा रहेगा। ये तत्पुरुष में क्या हुआ रहेगा, जो करण तत्पुरुष है, इसमें क्या हुआ रहेगा, इसमें से, इसमें क्या रहेगा, इसमें से छुपा रहेगा, इसमें से छुपा रहेगा। तो अब जैसे आप एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, तो आप तुरंत समझ जाओगे, जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित, इसका मतलब क्या हुआ, हस्तलिखित, बोलो इसका समास विग्रह, हस्तलिखित हुआ ना, हाथ से लिखा हुआ, होता है ना, हाथ से लिखा हुआ। हाँ, उसका समास विग्रह करने पे पता लग जाएगा कि वो कौन सा है, हाथ से लिखा हुआ, मैंने अभी इसको बताया। इसमें से है कि नहीं, यहाँ पे से है ना, इसलिए क्या है, इसमें करण तत्पुरुष है। जैसे मनचाहा, मनचाहा, तो मनचाहा क्या हो गया, मन से चाहा हुआ, मन से चाहा हुआ, मन से चाहा हुआ, मतलब जो मन में चाहा हुआ है वही है, तो ये क्या हुआ, मन चाहा, तो इसमें भी से है। जैसे होता है ना, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, जैसे अभी अकाल पीड़ित छोड़ो, कोरोना पीड़ित बोलो, कोरोना पीड़ित, कोरोना पीड़ित, कोरोना पीड़ित, यानी जिसको कोरोना हुआ हो, किससे पीड़ित हो, कोरोना से। ठीक है, कोरोना से पीड़ित। अभी इसको शब्द विचार में इसको करके देखेंगे, कोरोना पीड़ित, तो इसमें कोरोना पीड़ित किस टाइप का है, आप किस तरह का शब्द है, आप बताओ। काजल, मैंने पढ़ाया है ना, कि अगर एक शब्द उसका दूसरे लैंग्वेज का हो और एक शब्द दूसरे लैंग्वेज का हो, तो कैसे शब्द होते हैं वो, संकर शब्द होते हैं, बताया था ना मैंने, संकर शब्द है, क्योंकि कोरोना तो मतलब कैसा शब्द है, कोरोना इंग्लिश का वर्ड है, जो पीड़ित है वो हिंदी का है, तो कैसे है, संकर शब्द है। ठीक है, तो अब जो भी वर्ड देखना है तो सोचना है, समझना है, अब इसीलिए ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो अब ये करण तत्पुरुष आपको समझ में आ गया ना, तो ये तत्पुरुष का ही पार्ट है, तो वो मान लो वो ये था
पार्ट, तो ये बी हो गया करण तत्पुरुष, तो इसमें 6 पार्ट हैं। तो अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, अब करण के बाद संप्रदान पढ़ेंगे। संप्रदान के लिए क्या होता है आप बताओ? संप्रदान के लिए, हाँ, संप्रदान के लिए आता है, संप्रदान के लिए। संप्रदान में यहाँ पर के लिए छुपा रहेगा। हमको विग्रह करने पे अगर हमको के लिए मिल जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये तो तत्पुरुष समास है। और कोई पूछेगा कि तत्पुरुष के अंदर वाला भी कौन समास है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसमें क्या छुपा रहता है, इसमें के लिए इसमें छुपा रहता है। जो समस्त पद होता है इसमें के लिए छुपा होता है। तो मैं ये 60 भाग में लिख दे रहा हूँ तो समझ में आ जा रहा है ना, के लिए इसमें छुपा रहता है समस्त पद में। अब इसको क्या अलग से मैं लिखवाऊँ एक लाइन में? तो यहाँ पे देखो, ये जैसे देशभक्ति, क्या होता है, देशभक्ति होता है ना, एक देशभक्ति। देशभक्ति में क्या हो गया, इसे समास विग्रह करके देख लो, क्या हो गया, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति का मतलब क्या हो गया, देश के लिए भक्ति, देश के लिए, देश के लिए भक्ति। इसमें हो गया देश के लिए भक्ति। इसमें के लिए छुपा हुआ तो कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष है। जैसे यहाँ पे पाठशाला, 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 पाठशाला क्या हुआ, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। तो आपको इसमें समझ में आ रहा है ना, इसमें क्या आया है, के लिए इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट एक सेकेंड आप रुको, चार्जर प्लग करना है, पावर कट होता है। तो आपको कुछ डाउट है इतना में? हाँ चलिए, हो गया। तो फिर एक और आप जैसे कि एग्जांपल देख लो, युद्ध भूमि। तो युद्ध भूमि का क्या मतलब होता है, युद्ध के लिए भूमि। देखो चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो फिर एक होगा युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि। तो इसमें भी क्या है, युद्ध के लिए भूमि। तो अगर इनको जब पता करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इनका समाज का जो समस्त पद होते हैं उनका क्या करना पड़ेगा, विग्रह करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो विग्रह आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, युद्ध के लिए भूमि, भूमि। तो इसमें के लिए आ रहा था, इसमें संप्रदान है। तो संप्रदान के बाद हमारा क्या आता है, अब अपादान आता है। तो आप अपादान का बताओ, अपदान में कौन सा आता है, विभक्ति, आपदान। इसमें भी से ही आता है, लेकिन क्या होता है, उससे मुक्ति होता है, मतलब क्या होता है, उससे अलग होने के, पृथक होने के लिए होता है ना। अपदान में भी से ही आता है ना, हाँ, अपदान के, अपदान इसमें भी से ही आता है। और क्या है, कर्म तत्पुरुष में जैसे वो वाला है, करण से भी आता है, इसमें करण तत्पुरुष में भी आता है। और अपदान में भी से ही आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, से आता है ना, लेकिन इसमें पृथकता का बोध होता है। क्या होता है, पृथकता, पृथकता यानी अलग, अलगाव होता है इसमें, अलगाव होता है, अलगाव होता है। एक तरह से कह सकते हो मुक्ति होता है, मुक्ति। जैसे पेड़ पर से पत्ता गिर गया तो क्या हो गया, पेड़ से मुक्त हो गया, इसमें तो मुक्ति है, इसमें रहता है। तो इसके लिए से यूज होता है, तो अपदान है। तो अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे और गलती भी नहीं करोगे कभी। जैसे देखो लिखा गया ना, रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त। तो रोग मुक्त है, रोग मुक्त, जिसमें क्या है, रोग से मुक्त। ठीक है, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त यानी रोग खत्म हो गया है, रोग से मुक्त। फिर यह पथ भ्रष्ट आ गया है, पथ भ्रष्ट। तो कुछ यहाँ पे पथ भ्रष्ट, तो पथ भ्रष्ट क्या हो गया, पथ से भ्रष्ट यानी रास्ता से भटका हुआ। क्या हो गया इसका विग्रह क्या हो गया इसका, पथ, पथ से भ्रष्ट,
पथ से भ्रष्ट। तो कुछ लोग यहाँ पे पथभ्रष्ट हैं, जो टाइम पे क्लास नहीं आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और फिर ये देखते हैं कि पीडीएफ पढ़ लेंगे, ये सब कर लेंगे, तो क्या मतलब ही रहता है। वैसे जो पीडीएफ में पढ़ना है सिर्फ तो बुक्स में ही है ना, बुक्स ही पढ़ लो। फिर क्या जरूरत है क्लास लगाने की और किसी को पढ़ाने के लिए, जब इतना समझदार होते तो जरूरत नहीं पड़ता। फिर एक है रीड मुक्त। रीड मुक्त बहुत अजीब लगता है हमको। कुछ लोग बोलते हैं सर आज नहीं आ पाएंगे क्लास, आज पीडीएफ पढ़ लेंगे, तो वो हमारा तो काम है, पीडीएफ रहता है तो हम, हमारा तो डेली रूटीन में आ गया है पीडीएफ भेज देना, ये सब कर देना। तो अब उसको लेके पीडीएफ लेके अब क्या करते हो, अब हमें क्या पता है। तो अगर पीडीएफ ही पढ़ना रहता है तो बुक ही नहीं पढ़ लेते। वो इसमें अब अलग से मैं क्या समझाऊं तुम लोगों को, तुम लोग को भी समझ में आ रहा होगा। तो आप समझ गए ना काजल, अपदान तत्पुरुष समास कहाँ होगा। हाँ तो अपदान तत्पुरुष है ये इसको भूलना नहीं है, क्या है, अपदान तत्पुरुष है। तत्पुरुष लिखना यहाँ पे छूट गया है, तो अपदान तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है, अपदान तत्पुरुष समास है। तो अभी था संप्रदान तत्पुरुष हो गया, अपदान तत्पुरुष हो गया, तब क्या बचा हुआ है, एक संबंध बचा हुआ है ना। ठीक है, ये क्या है, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। समास है, सबके लास्ट में समास है, मैंने जानबूझ के समास समास लिखना। चलो, तो संबंध में क्या होता है यहाँ पे, तो इसमें क्या आएगा, का आएगा। मतलब ये तो मैंने अभी कारक पढ़ा है, इसलिए मैं कारक पढ़ा के इसको पढ़ा रहा हूँ। तो का, की, फिर की, ये सब जो आएगा। हाँ, तो इसमें का ये सब छुपा रहेगा। कि ये सब क्या रहेगा, इसमें छुपा रहेगा, इनका लोप रहेगा, का, के, की, का, इसमें। ठीक है, तो इसमें ये सब का, के, की छुपा रहेगा। तो इसके जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल है क्या, राजपूत। इसका मतलब क्या हुआ, राजा का पुत्र। इसमें देखो एग्जाम्पल, राजपुत्र। राजपूत इसका मतलब क्या हुआ, राजा का पुत्र। हम्म, फिर को क्या, राजकुमारी, यानी राजा की कुमारी। फिर हो गया गंगाजल। गंगाजल, तो कोई पूछेगा गंगाजल में कौन सा समास है, तो क्या होगा, तत्पुरुष समास है। और कोई पूछेगा तत्पुरुष समास के भी अंदर कौन सा समास है, तो आप बोलोगे तत्पुरुष के अंदर जो संबंध ये तत्पुरुष है, वो संबंध तत्पुरुष समास है। समझ गए ना काजल। हाँ, गंगा का जल। तब ऐसा नहीं है कि अब तत्पुरुष समास दिया गया है तो खोजने लगी कि उसमें चार ऑप्शन दिया है यहाँ पे, गंगा जल में कौन सा समास है। मान लो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, नेक्स्ट में करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है कि गंगाजल में कौन सा समास है। गंगाजल में, गंगाजल में कौन सा समास है, कौन सा समास है, कौन सा समास है। और यहाँ पे दिया रहेगा ऑप्शन, यहाँ पे पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। दूसरा ऑप्शन रहेगा तत्पुरुष, तत्पुरुष ऐसे दिया गया है। फिर ऐसे दिया गया कर्मधारय है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। फिर चौथा बहुव्रीहि दिया गया है, बहुव्रीहि। तो आप क्या कर दोगे, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, कर्मधारय बहुव्रीहि ये सब बताऊंगा। तो आप ये मत खोजने लगा कि सर अब इसमें तो संबंध तत्पुरुष दिया नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये तत्पुरुष समास के ही तो अंदर वो है, तो इसका आंसर लगा दोगे आप, तत्पुरुष समास। समझ गई ना। अभी क्या बचा हुआ है। हाँ, अब इतना छोटा बात जानबूझ के हम बताते हैं क्योंकि बच्चे कुछ हैं ऐसे। और इसके बाद लास्ट में क्या है, एक है अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण। तो अधिकरण का भी मतलब मैंने कारक में अच्छे से बताया हुआ है, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास को तो कारक से ही, कारक के जो विभक्ति चिन्ह रहेंगे वही छुपे रहते हैं इसमें, तो उन्हीं से इनकी पहचान है, तत्पुरुष समास को पहचानने का। वही आसान भी है, आप पहचान भी जाओगे। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल इसमें देखो, इसमें क्या होता है, अधिकरण में पर होता है कि नहीं, में।
में होता है, फिर पर होता है, किस चीज पे क्या किस जगह पे, इसके लिए होता है। जैसे देखो एग्जांपल में देखो, ग्रामवास होता है ना, ग्राम वास, यानी कहाँ, ग्राम में क्या है, यहाँ पे ग्राम में वास यानी गांव में रहने वाला, गांव में वास, वास। हाँ, जैसे एक होता है घुड़सवार, घुड़, घड़ी गए, घुड़सवार। तो घुड़सवार इसमें क्या हुआ, घोड़े पे सवार हुआ ना, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो इसमें देखो मैं आ रहा है, पर आ रहा है, ये सब जितने भी आ जाएंगे। आप बीती, एक होता है ना, आप बीती सुना रही हूँ मैं, ऐसे, या सुना रहा हूँ मैं, तो आप बीती यानी खुद पे बीता हुआ, अपने पे बीता हुआ, आप बीती, आप बीती। इसका क्या मतलब है, अपने आप पे बीती। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, खुद पे बीता हुआ, खुद पर बीता हुआ, खुद पे बीता हुआ। तो इसमें क्या है, खुद पर बीता हुआ है, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो अब तत्पुरुष समास अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास अब यहाँ पे खत्म हो गया आपका। तब तत्पुरुष समास में सबके भेद भी हो गए। अब एग्जाम्पल्स तो सबके इतने एग्जाम्पल्स है, तो आप समझ गए ना। ये, हाँ, तो अव्ययभाव और तत्पुरुष समास हो गए। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो तीसरे नंबर पे है, तीसरा जो है कर्मधारय समास है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तीसरे नंबर पे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास क्या होता है, आप सुनी हो। देखो, जहाँ पे ना एक पद होता है विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष से होता है। समझ रही हो ना। अब विशेष और विशेषण क्या होता है, मैंने पहले से बताया हुआ है, एग्जाम में भी कितना बार क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको पहचानना और आसान है। तो विशेषण क्या होता है, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। और विशेष क्या होता है ना, जिसका विशेषता बताया जाता है, यानी जो उसमें संज्ञा सर्वनाम वटेवर जो भी रहेगा, तो वही क्या हो गया, विशेष हो गया। जैसे आप देखो, राम बहुत काला है, तो राम क्या हो गया, मैंने बताया ना, राम इसमें क्या हो गया, विशेष से हो गया। और काला क्या हो गया, इसमें विशेषण हो गया। और कोई फिर पूछेगा विशेषण में कौन सा विशेषण है, तो काला है, तो मैंने भी पढ़ाया हुआ कि अगर काला है तो गुण दोष रंग ये सब रहेगा, तो कैसा होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। तो आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे इसमें क्या होता है ना, कर्मधारय समास में, जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो। शॉर्ट में ऐसे लिखवा दे रहा हूँ, समझ में आना जरूरी है। जहाँ एक पद, जहाँ एक पद विशेषण, विशेषण और दूसरा पद, और दूसरा पद विशेष से हो। एक ही शब्द में दोनों रहेगा। अभी मैं एग्जांपल देख रहा हूँ, तो आप समझ ले, विशेष से हो। अभी हम लोग जब वाक्य लिखते हैं ना, तो वाक्य में जो विशेषण होता है, विशेष से होता है, अलग अलग होता है। लेकिन जो समास है, तो इसमें ना दो शब्द मिल रहे हैं, तो इसमें तो एक ही रहेगा। जैसे आप उदाहरण में, जैसे आपने बोल दिया, जैसे नीलकंठ बोल दिया, नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ। तो नीलकंठ क्या है, नीला है जो कंठ। तो कंठ है और इसमें नीला हो गया, तो क्या हो गया, इसमें कंठ क्या हो गया, विशेष से हो गया कि नहीं, ये विशेष है कि नहीं, इसी का तो विशेषता बताया जा रहा है, ये विशेष से हो गया। और ये क्या हो गया, ये नीला होना यानी किसी चीज का कलर बताना क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या है ये, विशेषण है नीला। तो सॉरी, इसमें है जो नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। तो इसको भी बताऊंगा, ये उसमें भी आ जाएगा, बहुब्रीहि समास में भी ये आ जाएगा। क्योंकि जो नीलकंठ होते हैं, शंकर भगवान को भी बोला जाता है। तो इसके अब जो नीलकंठ है, कर्मधारय में अभी इस तरह से विग्रह करोगे, तो कर्मधारय के हिसाब से नीलकंठ में कर्मधारय भी है और बहुब्रीहि समास भी है। तो जिस तरह से विग्रह है, या जो प्रश्न में जो ऑप्शन हैं, उसको देख के इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाओगे। जैसे फिर एक देखो यहाँ पे, सुनयन, सुनयन, सुनयन। तो नयन मतलब क्या है, नयन मतलब आंख होता है, तो क्या है ये, नयन क्या है, ये विशेष है,
विशेष से। और सु यहाँ पे क्या है, सुंदर के लिए बोला गया है, तो ये क्या है, सु इसमें क्या लगा है, ये विशेषण है, इसी वजह से विशेषण आ गया है ना, ये विशेषण है, तो ये आ गया है। नयन का विशेषता बताया जाए तो सुनयन मतलब सुंदर है जो नयन, ठीक है। हाँ, सुनयन मतलब सुंदर है जो नयन, नयन मतलब आंख। तो आप ये समझ रही हो ना कर्मधारय समास में क्या है, तो इसके एग्जाम्पल्स में बहुत सारे आपको लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लो। फिर उसी तरह कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन, यहाँ पे हो जाएगा कमल चरण, कमल चरण। तो ये सब जितने हैं, जैसे ये चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, इसमें सब क्या है, कर्मधारय है। फिर क्या है यहाँ पे हाँ, देहलता हो गया, देह रूपी लता हो गया, देहलता, देहलता, देह रूपी लता। फिर एक हो गया प्रधानमंत्री। अब बताओ, प्रधानमंत्री, अभी देखो मन में आ गया एग्जाम्पल, अच्छा है। तो प्रधानमंत्री क्या हो गया, इसमें जो मंत्री है उसमें क्या है, इसमें प्रधान लग के उसका विशेष, मतलब जो मंत्री अभी यहाँ पर विशेष है और प्रधान उसमें लग के विशेषण हो रहा है कि नहीं, तो प्रधानमंत्री भी है इसमें। फिर नरसिंह, हाँ नरसिंह, नरसिंह। तो अब सबका में विग्रह तो सबको पता है, अब विग्रह कोई नहीं बताना है। फिर यहाँ पे वो महात्मा, महात्मा, महात्मा। तो महात्मा देखो अब उसमें भी जा सकते हैं, बहुब्रीहि में समास में भी जा सकता है। तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ, जैसे महात्मा जो महान है जो आत्मा, अब महात्मा किसके लिए, गांधी जी को भी बोला जाता है। तो महान आत्मा अर्थात गांधी, अगर अर्थात करके लगा देगी ना तो बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसे करते हैं महान है जो आत्मा, किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये कर्मधारय समास ही रहेगा। फिर एक इसमें कपूत, एक कपूत है, हाँ कपूत, कपूत आएगा जो मतलब जो बेटा है। फिर एक सुपूत भी आ जाएगा, सुपूत, तो सुपूत अच्छे के लिए आ गया। तो इसमें ये जो क है, फिर ये सब जो है महा है इसमें आत्मा में, फिर नर है, प्रधान है, फिर कमल है, ये सब जो चंद्र है, देह है, ये सब क्या है, ये सब पहले आए हुए हैं। और इसमें क्या है, जो इसी के विशेषता बता रहे हैं, जो विशेष और विशेषण दोनों एक ही शब्द में है। ये सब क्या है, कर्मधारय समास के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब कर्मधारय समास आपको समझ में आ गया है ना। इसके बाद क्या है, कर्मधारय समास के बाद द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। तो द्विगु एक है, एक द्वंद्व है, तो दोनों में मैं अंतर ही बताऊंगा। तो द्विगु, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, द्विगु समास इसको ऐसे लिखते हैं, द्विगु समास, द्विगु समास। ये हमारा चौथा समास है, चौथे नंबर का समास है। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, अव्ययभाव, कर्मधारय और तत्पुरुष पढ़ लिया। अब हम लोग द्विगु समास करते हैं, समझ में आ रहा है ना काजल? हाँ चलिए। जो द्विगु समास क्या होता है ना, तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, संख्यावाची हो, इसमें क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, पहला पद। और पहला पद संख्यावाची, मैंने बताया ना, जो शुरुआत का जो वर्ड है, पहले पद ये सब मैं बता चुका हूँ, क्या हो, संख्यावाची, संख्यावाची हो, संख्यावाची हो। तो इसमें क्या है, जैसे आप देखो नवरात्रि, है ना, नवरात्रि, यहाँ पे है नवरात्रि, यानी क्या है, नौ, नौ रात्रियों का समाहार है इसमें, यानी नौ रात मिल के बना होता है नवरात्रि। तो नौ, नौ रात, नौ रात का समाहार है, एक ही बार में मिला हुआ है, ये सब समाहार उसको बोलते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल देख लो, त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, तीन भुजाओं का समूह, त्रिभुज, क्या आ गया, त्रिभुज, त्रिभुज इसमें क्या हो गया, तीन, तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का, भुजाओं का समूह। तो ये समझ में आ गया ना, जो पहला पद संख्यावाची हो, जैसे अभी आ गया त्रिलोक हो गया, त्रिलोक, त्रिलोक यानी तीन, तीन लोक, जैसे आ गया त्रि, यहाँ पर जो त्रि है, त्रि ऐसे मतलब तीन हो, नौ मतलब नौ, नौ मतलब नाइन, समझ रही हो ना। फिर दोपहर,
फिर दोपहर कोई बोलता है तो दोपहर, तो दोपहर में क्या है, दोपहर, इसमें दो जो सेकंड जो है, जैसे दिन को पूरा ना, पूरे दिन में चार पहर होता है, जैसे सुबह होता है, फिर दोपहर होता है, फिर संध्या होता है, फिर एक रात वाला जो होता है, तो दोपहर है ना, तीन पहर दोपहर ये जो वाला है। फिर एक हो गया, जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो, और अब सबको मैं वो करके नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल में एक ये भी देख लो, पंचवटी, तो पांच वटियों का समूह। फिर आगे तिरंगा, तिरंगा में क्या है, तीन रंगों का समूह है, तिरंगा हो गया। अष्टग्रह हो गया, अष्टग्रह, अष्टग्रह, तो आठ ग्रहों का समूह होगा, नौ ग्रह हो गया, तो पहले नौ ग्रह थे, अब अष्टग्रह हो गए हैं, तो नौ, इसमें आठ, ये सब क्या है, नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं, पांच, तीन, अष्ट, नौ, त्रि, तीन, ये सब आ रहा है कि नहीं। चौमासा, चौमासा आ गया आपका, चौमासा यानी 4 महीने पे होने वाला चौमासा। फिर सप्तर्षि, सप्तर्षि मतलब सात ऋषियों का समूह, तो सप्त ऋषि मंडल है कि नहीं, सप्तर्षि, सप्तर्षि, तो हाँ, तो इसमें सप्त मतलब सात, तो इसमें आप समझ गए हो दिगु है, तो अब दिगु में आपको नंबर रहता है, आप दिगु पहचान लोगी। फिर उसके बाद क्या है, अब दिगु के बाद जो पांचवें नंबर का जो है, ये दिगु के बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, अब द्वंद्व पढ़ेंगे, द्वंद्व, इसको पहचानना ना सबसे अच्छा है, ठीक है। द्वंद्व समास को पहचानना सबसे आसान है, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है इसमें, समास में इसको पहचानना सबसे आसान है। तो क्या होता है ना, इसमें दोनों पद समान होता है, और बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों पद क्या होता है, एक जैसा होता है, दोनों पद समान होता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, उसमें कोई भी किसी का भी प्रियोरिटी नहीं रहती है, जैसे मैं बताऊंगा, अभी डिफिनेशन में लिख दो, दोनों पद समान होता है, और बीच में क्या लगा होता है, योजक चिन्ह, और बीच में, और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, चिन्ह, तो योजक चिन्ह लगा होता है। अब योजक चिन्ह क्या होता है, ए वाला जो ऐसे डैश नहीं लगा होता है, समझ रही हो। फिर जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, इसको पहचानना आसान है, जैसे लिखा रहेगा भाई बहन, भाई बहन, तो ऐसे बीच में लगा रहता है ना योजक चिन्ह, जैसे रात दिन, जैसे रात दिन ऐसे लिखा गया है, रात दिन। फिर ऐसे लिखा गया गुड़ और गुड़, गुड़ और गुड़, इसमें देखो किसी का भी प्रियोरिटी ज्यादा नहीं, इसमें दोनों जो फर्स्ट टर्म है, जो सेकेंड टर्म है, यानी जो प्रथम पद है और उत्तर पद है, दोनों क्या है, दोनों एकदम सिमिलर है, किसी को भी ज्यादा प्रियोरिटी नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि रात बड़ा है दिन छोटा है, या किसी रात की ज्यादा प्रियोरिटी है, दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, लेकिन क्या है, दोनों में योजक चिन्ह लगा हुआ है, द्वंद्व समास है। हाँ, जैसे अब देखो जन्म और मृत्यु, जन्म है और मृत्यु है, तो इस ऐसे इसको पहचानना बहुत आसान है, बीच में ये साइन लगा रहेगा। फिर एक हो गया पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप पे पुण्य हो गया, आपका छात्र छात्रा हो गया, छात्र छात्रा, फिर बालक बालिका हो गया। तो अब एग्जाम्पल देने का कोई मतलब नहीं है, ऊंचा नीचा हो गया, ये सब जितना देख लो, ऊंचा नीचा आप समझ गए ना। हम्म, ठंडा गरम, छोटा बड़ा, हाँ। तो फिर अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, और बहुब्रीहि समास को हम लोग पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे हम लोग, जो बहुब्रीहि समास है उसमें कर्मधारय समास में क्या अंतर है, जैसे मैंने बताया ना कि नीलकंठ क्या है, तो हम लोग पहले बहुब्रीहि समास पढ़ लेते हैं। तो चलिए बहुब्रीहि हम लोग देख लेते हैं, तो ये छठा है ना, बहुब्रीहि, हाँ, तो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है ये, बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास किसको बोलते हैं, तो ये भी आसान ही है, लेकिन इसमें कर्मधारय में डाउट हो जाता है कभी कभी। तो इसमें होता है ना, जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो मैंने बताया ना कि इसमें समस्त पद में क्या होता है, एक प्रथम पद होता है, एक उत्तम पद होता है, लेकिन इसमें ना, न प्रथम पद की प्रधानता होती है, न लास्ट वाले की उत्तर पद की प्रधानता होती है, किसी और की होती है। तो इसमें क्या होती है, इसमें जो देखो, इसमें क्या होता है, इसमें शार्ट में लिखवा दे रहे हैं, दोनों पदों, दोनों पदों के अलावा, के अलावा किसी दूसरे पद की प्रधानता होती है।
अब दोनों पदों का होने का मतलब क्या है, जो प्रथम पद है और द्वितीय वो जो उत्तर पद है, तो किसी अन्य पद की होती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, ऐसे भी लिख सकती हो। किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, पद की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। जैसे आप देखो यहाँ पे, हम अभी जैसे वो एग्जांपल था ना, नीलकंठ था ना, नीलकंठ काजल। हाँ, तो ये भी समझ लो कि बहुब्रीहि में और कर्मधारय में क्या अंतर है। तो नीलकंठ है ना, तो अभी वहां पे नीला है जो कंठ आया था, ठीक है, तो नीला कंठ तो हम लोग अभी कर्मधारय में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे अब मैं जैसे मैं ये बोल दूं कि नीला है जिसका कंठ, जिसका कंठ, कंठ अर्थात, अर्थात शंकर भगवान, है ना, अर्थात शंकर भगवान, अर्थात शंकर, हाँ शंकर भगवान। तो इसमें क्या हो गया, अब ना कंठ के बारे में कुछ बात हुआ ना नीला, ये जो इसमें जो प्रथम पद है और जो उत्तर पद है, इन दोनों के बारे में ना होकर क्या हो गया, शंकर भगवान के लिए बोल दिया गया, कोई थर्ड के लिए बोल दिया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुब्रीहि समास है। समझ गई ना इसका कंसेप्ट क्या है। हाँ। फिर जैसे देखो तो एक ही, अब आप सोचोगी कि सर जब नीलकंठ आएगा तो मैं बहुब्रीहि लगाऊंगी कि कर्मधारय लगा दूंगी, तो देखो दोनों ऑप्शन रहेगा ना, तो या तो दोनों ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, या तो दोनों ऑप्शन दिया रहेगा ना, तो दोनों ऑप्शन रहेगा कि वो था फेवर ऐसे करके रहेगा, और नहीं तो उसका विग्रह करके दिखाया रहेगा। तो अगर विग्रह इस तरह से किया गया है, उसका समास विग्रह किया गया है कि नीला है जो कंठ अर्थात शंकर भगवान, अगर इस तरह से विग्रह किया गया है, तो उसमें क्या टिक करोगे आप, बहुब्रीहि करोगी, ठीक है। नीला, नीला जो कंठ ऐसे रहेगा तो उसके लिए कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसके बाद और इसमें एग्जाम्पल देख लो, जैसे गजानन, गजानन, गजानन किसको बोलते हैं, बोलिए गजानन किसको, गणेश जी को। गजानन यानी गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश, ठीक है। हाँ, गज है जिसका, जिसका आनंद, जिसका आनंद अर्थात गणेश, अर्थात गणेश, गणेश जी। तो आप समझ रही हो ना, जैसे गजानन है, जैसे चंद्रशेखर है, तो शिव शिव जी को क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर रहेगा। फिर त्रिलोचन किसको बोला जाता है, त्रिलोचन, त्रिलोचन। तो देखो त्रिलोचन अभी इसमें है ना कि त्रि है, तो इसके जब जैसा विग्रह कर देंगे तो क्या हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है, बोले ना उसमें तीन आंख वाला कर्मधारय भी हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें, शंकर भगवान का भी हो सकता है, शंकर भगवान का भी हो, तो जैसा समास विग्रह है और जो क्वेश्चंस में ऑप्शन है उसके हिसाब से इसको सही करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, त्रिलोचन में दोनों है, कर्मधारय भी है और क्या है, बहुब्रीहि भी है, ठीक है। तो जिस तरह से बोला गया है, जिस तरह से विग्रह किया गया है और जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से टिक करना है। अबे समझ गए ना। चक्रपाणी, तो चक्रपाणी में चक्र है पाणी जिसका अर्थात विष्णु। फिर उसमें चतुर्मुख, चार है जिसके मुंह अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के कितने होते हैं मुंह, चार मुंह होते हैं ना, ब्रह्मा जी के फोटो में चार ऐसे बना होता है। तो उसमें देखना, अब उनको चतुर्मुख बोला जाता है। तो अब तो ब्रह्मा जी के बारे में अगर डायरेक्ट किया रहेगा कि चार हैं जिसके मुख अर्थात ब्रह्मा, तो ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, और अगर ये दिया रहेगा तो कर्मधारय भी हो सकता है, तो जैसा विग्रह करोगे उसके हिसाब से हो सकता है, ठीक है। तो आपको समास, आपका लगभग समास खत्म हो गया और एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। तो इसमें आपको कोई डाउट है।